आज से मैं आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताऊंगा और ये मेरा इस टॉपिक पे पहला लेक्चर है और इस पे कई सारे लेक्चर्स आगे आएंगे जिसमें मैं पूरा रिलेटिविटी कवर करूँगा। आज मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ एग्जांपल दूंगा, फिर हम लोग लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ पार्ट्स डिराइव करेंगे और आगे की वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा। तो जब अगला वीडियो आएगा तो आप इसका सेकंड पार्ट या फिर थर्ड पार्ट जितने पार्ट्स आएंगे सब आप देख सकेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। सपोज़ करो ये आप हो एस, ये आप हो और ये एस डैश आपका पड़ोसी है और आपका पड़ोसी सपोज आपसे 3 किलोमीटर दूर है, बाइक से चल रहा है वी वेलोसिटी से, ठीक है। तो ये अपनी घड़ी में टाइम देखता है, तो टाइम क्या होता है, दोपहर के 3 बजे। अच्छा, उसी वक्त आप टाइम देखोगे जो कि आपसे 3 किलोमीटर दूर है, फिर आप जब टाइम देखोगे तो क्या आपकी घड़ी में 4 बजेंगे? नहीं, आपकी घड़ी में भी 3 ही बजेंगे। पर सपोज़ करो ये इसकी जो वेलोसिटी है वो टेंड कर रही है स्पीड ऑफ लाइट को, तभी क्या होगा, तब अगर इसके घड़ी में 3 बज रहे हैं तब आपकी घड़ी में क्या 3 बजेंगे? नहीं, आपकी घड़ी में 3 नहीं बजेंगे। देखो, हम जब क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं ना, तो हमको ये बताया जाता है कि जो टाइम होता है वो वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होता और वो हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऑब्जर्वर के लिए कांस्टेंट रहता है। देखो, क्लासिकल मैकेनिक्स गलत नहीं है, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स तभी लगता है जब वेलोसिटी बहुत ही स्लो हो कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। पर अगर हम बहुत ही तेज़ स्पीड से मूव करते हैं तो जो टाइम चलता है वो हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग होता है। ये कहानी बहुत ही पहले शुरू हुई थी, जब लोग ये बोलते थे कि लाइट जो है वो एक मीडियम में ट्रेवल करता है, वो ईथर है। तो 2 साइंटिस्ट एक्चुअली वो ईथर को डिस्कवर करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। पर हो गया कुछ और। उस एक्सपेरिमेंट से ईथर का तो पता नहीं चला, पर ये पता चल गया कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऑब्जर्वर के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हर पार्टिकल को मूव करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, पर जो स्पीड लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो टाइम होता है वो स्पीड के साथ वैरी करता है और हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग होता है। सपोज मास भी इसी तरीके का बिहेवियर शो करता है, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, रिलेटिविस्टिक मास। अभी मैं सिंपली लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता हूँ। अभी हम कुछ सपोजिशन करेंगे। सपोज ये एस है और ये एस डैश है, ठीक है। सपोज करो ये तुम हो और ये तुम्हारा दूध वाला जब तुम्हारे घर आया तब तुम्हारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट एक्सिस या फिर मैं बोलूँ ओरिजिन और दूध वाले के ओरिजिन एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे थे। तभी आपके हाथ में एक लेज़र लाइट थी, आपने उसको दबा दिया आसमान में और वो कुछ यहाँ पे आई। तब तक क्या हुआ, दूध वाला आपको दूध देके अपने घर की तरफ निकल गया और वो वी वेलोसिटी से चल रहा था और वेलोसिटी वी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। तब क्या हुआ, वो ऑब्ज़र्व करता है इस बीम ऑफ लाइट को। अभी आप इसको सिंपल रखने के लिए बॉल समझ सकते हो, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस इस मार्क करने लगा। तो क्या देखा, ये जो इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं वो एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश। अभी देखो, मैं टाइम को अलग अलग ले रहा हूँ। अगर सेम होगा तो आगे इक्वेशन में जो कांस्टेंट लगेगा वो 1 आ जाएगा, नहीं तो अलग अलग रहेगा। इसलिए मैं पहले अलग अलग ले रहा हूँ, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि टी और टी डैश इक्वल है या फिर नहीं है, ठीक है।
और जो एस है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या लिखेगा, एक्स वाई जेड, और ये टी है। ठीक है, ये देखो ये लाइट है ना, और इसके लिए ये टी टाइम पर यहाँ पे पहुँच रहा है, तो एस के रिस्पेक्ट में जो ये डिस्टेंस होगा वो d1 होगा, और एस डैश के रिस्पेक्ट में जो ये डिस्टेंस होगा वो d2 होगा। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, d1 इक्वल टू सी टी, d2 इक्वल टू सी टी टू। अभी दूसरी बात आती है कि जब ये मूव कर रहा है तो सिंपली हम जब 3 डायमेंशनल स्पेस में कोऑर्डिनेट लेते हैं तो एक्स वाई जेड लेते हैं, पर यहाँ पे मैंने टी क्यों लिया, क्योंकि देखो बाबू हम ना 4 डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहे हैं। जब हम आगे जाके टेंसर कैलकुलस पढ़ेंगे, या फिर कुछ लोग पढ़ चुके होंगे या फिर कुछ पढ़ेंगे या फिर कुछ ने नाम सुना होगा, तो उनको पता होगा कि जो स्पेस होता है वो n डायमेंशनल होता है, और यहाँ पे हमने 4 डायमेंशन कंसीडर किए हैं, 4 डायमेंशनल स्पेस एक्स वाई जेड और टी। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टी को मेंशन किया है। और हमने 3 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम में पढ़ा है कि अगर कोई डिस्टेंस यहाँ पे d है और इसका मैं एक्स वाई जेड में प्रोजेक्शन लेता हूँ, तो मैं d डैश को लिख सकता हूँ d डैश का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, और सिंपली इसके सेकंड वाले को लिख सकता हूँ d2 का स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स डैश का स्क्वायर प्लस डी वाई डैश का स्क्वायर प्लस डी जेड डैश का स्क्वायर। और ये एस डैश के रेफरेंस फ्रेम में हमने लिया है, और ये एस के रेफरेंस फ्रेम में हमने लिया है। अब d1 की वैल्यू हमने निकाली थी सी टी, तो सी टी को पुट कर देते हैं d1 की जगह, तो हम कहेंगे c का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, और c का स्क्वायर c डैश टू टी डैश 2 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिक सा इक्वेशन है, पर बहुत ही हेल्पफुल है। ये हम लोग लास्ट में यूज़ करेंगे, इसको आप नोट कर लो, और हम इसको आगे यूज़ करेंगे। अभी मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पेन पेपर लेके इसको नोट कर लो। अब मैं आगे की इक्वेशन बताने के लिए आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, नहीं तो जो मैं बताऊंगा वो आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो पहले मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करो f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma है, तो मैं f को क्या लिख सकता हूँ, f इक्वल टू के एम ए। वैसे भी हमको पता है एक और इक्वेशन सब जानते होंगे, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर। इसको मैं कंबाइन फॉर्म में लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, f इक्वल टू जेड m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। ठीक है, ये आप ध्यान में रखो। अभी मैं आगे इसका यूज़ करने वाला हूँ और आपको पता चलेगा कि मैंने इसका एग्जांपल क्यों दिया। अभी मैं s यानी आप और आपके दूध वाले के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक दूसरे से कंपेयर करने वाला हूँ या फिर इक्वालिटी में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि जो x है, x डैश्ड है, वो x y z और t पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं क्या लिखूँगा, एक कांस्टेंट लिखूँगा x प्लस दूसरा कांस्टेंट, सॉरी अब सही है, y प्लस तीसरा कांस्टेंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे कांस्टेंट इक्वल है, इसलिए मैं इसको अलग अलग नाम दे रहा हूँ। ठीक है, देखो अगर x y पे डिपेंड करेगा, z पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट की कुछ वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 या फिर कुछ भी आए। ठीक है, हो सकता है x के ही टर्म में आए या फिर कुछ भी आ जाए, मतलब कुछ आएगा। अगर नहीं डिपेंड करेगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे चल के हम देखेंगे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिमिलरली हम y को भी रिलेट करेंगे, y डैश को हम y के साथ रिलेट करेंगे। तो हम लिख सकते यहाँ पे दूसरा कांस्टेंट यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने पहले बोला कि सारे कांस्टेंट हो सकते हैं सेम हो या फिर हो सकते हैं कि अलग हो। अभी हमको जब प्रूफ करना है तो प्रूफ करके देखेंगे। और
इसी तरीके से हम जेड के कोऑर्डिनेट को भी रिलेट करेंगे। और मैंने पहले बोला था कि हम 4 डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहे हैं, तो हम टी को भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। टी डैश को भी रिलेट करेंगे एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ। और यहाँ पे हम नया कांस्टेंट यूज करेंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पीछे करके, और आने वाले लेक्चर में मैं क्या करूँगा, इसमें कुछ कांस्टेंट को एलिमिनेट करके 0 करूँगा और सिंप्लीफाई करूँगा, और उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूँगा, ठीक है। आप तब तक इसको नोट कर लो। और देखो भाई, ये जो रिलेटिविटी होता है ना, वो हमको डेली लाइफ में देखने को नहीं मिलता, इसलिए ये सर के ऊपर से बहुत अच्छी तरीके से जाता है, मतलब समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है भाई। इसलिए आप इसको अच्छे से सुनना, ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से रिमाइंड करके देख लेना, ठीक है। और फिर मैं अगला जब वीडियो बनाऊंगा तो लिंक इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना।